तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिक पार्ट 4 पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं रामसर सम्मेलन की। दोस्तों यह आर्द्रभूमि क्षेत्र पर आधारित सम्मेलन था तथा दोस्तों यह जैव विविधता का बृहद संग्रहार तथा दोस्तों आर्द्रभूमि क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है तथा दोस्तों आर्द्रभूमि क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने का विशाल स्पंज के रूप में कार्य करता है। दोस्तों इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ग्लैंड स्विट्जरलैंड, यह रामसर सचिवालय का मुख्यालय है तथा दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है तथा दोस्तों गुजरात भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है तथा दोस्तों मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों को रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या तो हो रहा है या तो होना संभावित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रामसर सम्मेलन की। दोस्तों यह आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था तथा दोस्तों यह ईरान में अवस्थित नगर है तथा दोस्तों 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन आयोजित हुआ तथा दोस्तों 2 फरवरी 1971 को इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी तथा दोस्तों 21 दिसंबर 1975 को सम्मेलन का पूर्णतः क्रियान्वयन किया गया। दोस्तों हम बात करते हैं विभिन्न अधिनियम एवं करार की। पहला बात करते हैं हम जैव विविधता अधिनियम। दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया तथा दोस्तों इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु इसकी स्थापना के कुछ उद्देश्य हैं। यह राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी तथा दोस्तों इसका मुख्यालय चेन्नई के तमिलनाडु में है। दोस्तों हम बात करते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की। दोस्तों संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है तथा पक्षियों उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु कार्यरत है तथा दोस्तों वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है और विश्व भर में इसके 121 भागीदार हैं। अब बात हम करते हैं दोस्तों जैव सुरक्षा की। जैव सुरक्षा कार्टोजेनॉफ संधि के तरह बनाई गई थी। दोस्तों इसके पक्षकारों की प्रथम बैठक 23 से 27 फरवरी 2004 को हुई थी तथा दोस्तों इसका स्थान था कुआलालंपुर मलेशिया। भारत में 23 जनवरी 2021 को इस समझौते को हस्ताक्षर किया था तथा दोस्तों कार्टोजेनॉफ संधि की संबद्धता है आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से तथा इसकी विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक गैर सदस्य है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैफिक। ट्रैफिक का पूरा नाम है वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण तथा दोस्तों इसके विशेष रूप है यह एक गैर सरकारी संगठन है तथा दोस्तों इसका मिशन है वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो यह सुनिश्चित करना। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी तथा दोस्तों इसके रणनीतिक गठबंधन है WWF एवं IUCN। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दिया था ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर द्वारा तथा दोस्तों जैव चोरी को रोकने तथा देशों और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा दोस्तों विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय संबंधित है जैव विविधता से तथा दोस्तों बात करते हैं जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र के विषय में। यह भारत सरकार एवं नॉर्वे सरकार की संयुक्त प्रयत्न है तथा दोस्तों इसकी स्थिति चेन्नई तथा तमिलनाडु में है। इसका उद्देश्य है जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिकता दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना तथा दोस्तों हम बात करते हैं UNREDD की। दोस्तों इसका आरंभ सितंबर 2008 में हुआ था। इसका पूरा नाम है अन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तथा दोस्तों इसके अंतर संस्थागत है
UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में क्रियान्वयन है। इसकी संबद्ध संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम UNDP भी कहते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे हम FAO कहते हैं, तथा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम UNEP कहते हैं। यह तीनों इसकी संबद्ध संस्थाएं हैं। तथा दोस्तों इसकी कार्यविधि है वनों में संचित कार्बन की मात्रा के आर्थिक मूल्य को आंकना, तथा दूसरा कार्य है विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन देना। तीसरा कार्यविधि इसकी है निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों का संरक्षण एवं टिकाऊ प्रबंधन। तथा दोस्तों चौथा कार्य इसका है जलवायु परिवर्तन संबंधित दुष्प्रभावों का उपशमन। तथा दोस्तों हम बात करते हैं टीप की। टीप का पूर्ण नाम है पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र अर्थात द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तथा दोस्तों टीप का कार्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यह एक विश्वव्यापी पहल है। इसका फोकस है जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। तथा दोस्तों यह सहायक है निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने हेतु। तथा दोस्तों इस टीप की महत्वपूर्ण भूमिका है पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शन की। तथा ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जैव विविधता के कुछ विविध तथ्यों पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे 23 जनवरी सन 2001 को। तथा दोस्तों समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े के समय बिताते हैं को कहा जाता है शीत निष्क्रियता। तथा दोस्तों जैव द्रव्यमान के उत्पादन के दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तथा दोस्तों गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है नगण्य। तथा सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का नाम है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। तथा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तथा दोस्तों उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी का उद्गम स्थल है बैतरणी नदी का। तथा दोस्तों जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले कुछ प्रमुख जंतु हैं जैसे गिलहरी, भालू और कुछ कीटवच्छी चमगादड़। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वेटलैंड्स इंटरनेशनल के विषय में। दोस्तों यह एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। तथा दोस्तों यह आर्द्र भूमियों या उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। तथा दोस्तों वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड्स में है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सीबकथॉर्न के विषय में। दोस्तों यह लद्दाख की पहाड़ी पर पाए जाने वाला एक प्रकार का पेड़ है। इसके पेड़ में विटामिन तथा पोषक तत्वों की प्रचुरता है। तथा दोस्तों चंगेज खान द्वारा अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने हेतु इसका उपयोग किया गया। तथा दोस्तों रूसी कॉस्मोनॉट कॉस्मिक किरण से बचाव हेतु इसका प्रयोग है। तथा दोस्तों पर्णपाती झाड़ी के अंतर्गत भारत में लेहबेरी के नाम से लोकप्रिय है। दोस्तों सीबकथॉर्न का भारत में वितरण क्षेत्र निम्नलिखित है जैसे इसमें लद्दाख क्षेत्र, दूसरा है कोकोमसारी, लाहौल, काजा और तथा तांबू में। तथा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सिक्किम के नाथुला में। तथा दोस्तों उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश में सीबकथॉर्न मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों पत्ती, फल, जड़ और कांटों के रूप में यह सभी उपयोगी हैं। इसके अर्थात दोस्तों इसके पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी काम आते हैं। तथा दोस्तों यह परंपरागत रूप से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग औषधि निर्माण में भी होता है। तथा दोस्तों
पोषक पूरकता का यह प्रमुख है तथा दोस्तों ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का हितैषी है तथा बाढ़ में भी इसका उपयोग होता है तथा दोस्तों यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है तथा दोस्तों यह शीत मरुस्थल नियंत्रण में एक आदर्श पौधा माना जाता है तथा दोस्तों अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन के विषय में। बात करते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस गैस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें हैं ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, मीथेन अर्थात CH4, नाइट्रस ऑक्साइड तथा दोस्तों CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6 तथा NF3 तथा दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO, नॉन मीथेन वोलेटिलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बात करते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा की। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा है तथा इसके अवयवों की बात करें जिसमें पराबैंगनी विकिरण अधिकांश ओजोन मंडल में अवशोषित होती है तथा दोस्तों अवरक्त विकिरण पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में आगमन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम पृथ्वी के विषय में। चलिए दोस्तों इसमें से हम देख सकते हैं सौर विकिरण द्वारा सूर्य का आना, उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा परावर्तित सौर विकिरण है तथा दोस्तों कुछ बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण भी है तथा दोस्तों इसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित अवरक्त विकिरण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के विषय में। इसका अन्य नाम है भूमंडलीय तापन या हरित गृह प्रभाव तथा दोस्तों इसकी परिभाषा होगी वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि तथा दोस्तों वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि। अवधारणा की बात की जाए दोस्तों तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी दी थी तथा दोस्तों इसकी प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को माना जाता है जो कि विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण है। इसके अलावा प्रमुख गैसें हैं मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों अब हम हरित गृह प्रभाव के सर्वाधिक योगदान वाली गैसों का क्रम देते हैं। पहला सर्वाधिक योगदान देने वाला क्रम हमें आता है जलवाष्प, दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है तीसरे नंबर पे मीथेन, फिर चौथे नंबर पे आता है ओजोन। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में। दोस्तों यह वर्गीकरण धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है तथा दोस्तों यह प्रकाश संश्लेषण में पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण और ऑक्सीजन मुक्ति में सहयोग करता है तथा दोस्तों यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है तथा मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न गैस अधिकांश भाग समुद्री पादपों या भूमि पर पौधे एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित होता है तथा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पाद प्लवक कीड़े तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जिससे पादप सामग्री में परिवर्तन आता है। लाभदायक प्रभाव के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो यह पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से लाभदायक है। अगर इसकी सांद्रता की बात की जाए दोस्तों तो वायुमंडल में अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में इसकी सांद्रता बहुत ही अधिक है। अब बात करते हैं हम दोस्तों मीथेन गैस अर्थात इसका रासायनिक सूत्र है CH4 तथा इसका नाम है मीथेन। अन्य नाम इसको कहा जाता है मार्स गैस कहते हैं। इसके स्रोत क्या हैं दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला है बायोगैस तथा दोस्तों जीवाणु अपघटन तथा जीवाली करने वाले पशुओं से, धान के खेत से, कोयले की खदानों से इसकी प्रमुख स्रोत है। साथ ही साथ दोस्तों प्राकृतिक स्रोत की बात की जाए तो यह आर्द्र भूमि, समुद्र तथा हाइड्रेट्स इसके प्राकृतिक स्रोत हैं तथा दोस्तों मीथेन एक वायु प्रदूषक गैस है। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव के तो इसके दो प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव भी होता है दोस्तों तथा इसके नकारात्मक प्रभाव भी होता है। चलिए दोस्तों पहले हम भूमंडलीय उष्णता के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इससे अधिक बादल बनते हैं तथा अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण संभव होता है तथा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है तथा पौधे द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि होती है तथा दोस्तों अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो तापमान में वृद्धि,
ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान तथा सूखा, बाढ़ तथा फसल उत्पादकता में कमी तथा भारी आर्थिक क्षति होती है। कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के मध्य तापमान में वृद्धि होगी 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तथा दोस्तों आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के मध्य समुद्री सतह में वृद्धि का अनुमान है 0.333 से 0.45 मीटर तक। अब दोस्तों हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के विषय में। तो चलिए दोस्तों, पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के में हम बात करेंगे UNFCCC के विषय में। दोस्तों इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तथा दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि 1992 में हुई तथा दोस्तों इसका गठन रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण विकास सम्मेलन में हुआ, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित था। इसका अन्य नाम है दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तो दोस्तों UNFCCC की प्रभावी तिथि मानी जाती है 21 मार्च 1994 से तथा इसे 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थन प्राप्त है। वर्तमान परिदृश्य की बात करें दोस्तों, तो विश्व के लगभग 197 देश द्वारा यह अभिपुष्ट है। अगर दोस्तों हम पृथ्वी काल अर्थात अर्थ आवर की बात करें, तो चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का यह एक विश्वव्यापी आंदोलन है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि हम मार्च माह के अंतिम शनिवार को 1 घंटे अर्थात 8:30 से 9:30 के बीच रात्रि के समय बिजली उपकरणों को बंद कर देते हैं तथा दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाना। चलिए दोस्तों UNFCCC की बैठक और 2015 तथा पेरिस समझौते के बारे में बात करें, तो इसमें निर्धारित लक्ष्य क्या थे, ध्यान से सुनिएगा। पहला है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करना। दूसरा है 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होने पाए तथा दोस्तों वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की यह विकसित देशों द्वारा होना चाहिए तथा दोस्तों इसकी प्रभावी तिथि है 4 नवंबर 2016 तथा वर्तमान में लगभग 195 देशों द्वारा इसे समर्थन प्राप्त है। अब दोस्तों हम बात करें हरित जलवायु निधि की, तो यह UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। इसकी स्थापना के उद्देश्य हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण की प्रक्रियाओं में सहायता करना तथा दोस्तों इसके प्रशासन की बात की जाए तो यह GSCF अर्थात हरित जलवायु कोष बोर्ड द्वारा यह प्रशासित है तथा दोस्तों इसके गठन का प्रावधान की बात की जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 कानकुन मेक्सिको में इसका गठन किया गया था। दोस्तों हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियों के विषय में। चलिए दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कहें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तथा यह इसकी संबद्धता UNFCCC से है तथा दोस्तों इसके धारा 12 में स्वच्छ विकास युक्ति अर्थात क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का उल्लेख है तथा इसके लक्ष्य की बात की जाए दोस्तों तो यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख लक्ष्य है तथा दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 के UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था तथा दोस्तों इसकी लागू होने की तिथि है 16 फरवरी सन 2005 तथा दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने हेतु एक बाध्यकारी समझौता है। अब बात करें दोस्तों हम कार्बन टैक्स के विषय में, तो कार्बन कर या कार्बन टैक्स के बारे में करें दोस्तों तो इसका स्वरूप क्या है। स्वरूप है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक ऊर्जा और स्रोतों पर लगाने वाला एक प्रकार का कर है तथा इसका विशेषता उदाहरण है प्रदूषण कर का तथा दोस्तों इसका प्रथम प्रस्ताव न्यूजीलैंड द्वारा सन 2005 में लाया गया था तथा दोस्तों इसे लगाने वाले अन्य देश है स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे इत्यादि।
कार्टेजियन प्रोटोकॉल के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह पूरा प्रोटोकॉल है जैव विविधता अभिसमय का, तथा इसकी प्रतिबद्धता है जैव विविधता की रक्षा करना। तथा दोस्तों कार्टेजियन प्रोटोकॉल को 29 जनवरी सन 2002 को अंगीकरण किया गया, तथा दोस्तों यह 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन अर्थात भारत की कार्य योजना। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना भारत के 8 मिशन सन 2008 में आयोजित हुए। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है राष्ट्रीय हिमालयी परितंत्र परीक्षण मिशन, तथा दोस्तों अगला है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, सातवां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, तथा दोस्तों आठवां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत के क्षरण के विषय में। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे ओजोन निर्माण के विषय में। ओजोन का निर्माण समताप मंडल में होता है तथा यह पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। इसके दो चरण हैं। पहला चरण होता है सूर्य का प्रकाश उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन से संयोग करके O+O का निर्माण करती है। द्वितीय चरण में ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके ऑक्सीजन ओजोन का O3 अर्थात ओजोन का निर्माण करता है। आगे बात करें दोस्तों, वर्ष 1985 में ब्रिटिश दल द्वारा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज का पता लगाया गया। बात करें दोस्तों इस परत की ओजोन परत की मोटाई के विषय में, तो दोस्तों इसके परत के मापन की इकाई है डॉप्सन इकाई में। तथा दोस्तों परत की मोटाई की कुछ विशेषताओं की बात करें तो मौसम के हिसाब से यह परिवर्तित होता रहता है, तथा बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। अगर दोस्तों ओजोन परत की अवस्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो यह मुख्यतः समताप मंडल के निचले परत में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है, तथा दोस्तों परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण लगभग 15 से 30 किमी के मध्य में पाया जाता है। तथा दोस्तों अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो यह 10% हिस्सा इसका क्षोभ मंडल में और 90% हिस्सा समताप मंडल में है। दोस्तों इसके विनियमन की बात की जाए तो समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा इसका विनियमन होता है। तथा दोस्तों इसका कार्य क्या है ओजोन का, मुख्यतः यह सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। चलिए दोस्तों अगर हम ओजोन गैस की बात करें तो यह निचले वायुमंडल में एक खतरनाक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है, तथा ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी पर जीवन की रक्षा अर्थात ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तथा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत हो जाए तो ध्यान से सुनिएगा। फ्रिजमेर प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः किया जाता है मेफ्रॉन बॉन्ड के तहत। तथा दोस्तों अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है बड़े संयंत्रों में। अब बात करते हैं दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC की। यह उत्तरदायी होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र है तो उत्तरदायी हैं। तथा दोस्तों मानव निर्मित यौगिक है क्लोरीन फ्लोरीन या कार्बन से बना। तथा दोस्तों यह ग्रीन हाउस गैस है। तथा दोस्तों ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन का ऑक्सीजन में विघटन करता है, जिससे कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अगर इसकी विशेषता अर्थात गुणों के बारे में बात की जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक रंगहीन गंधहीन तथा दोस्तों सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। CFC के बारे में आगे भी देखते हैं दोस्तों। यह अत्यधिक स्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक इसका अस्तित्व है। तथा दोस्तों यह गैसीय व द्रवीय पदार्थों में रूप में अर्थात रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा रसायनों का यह एक समूह है। आगे बात करें दोस्तों अगर हम ओजोन परत के संरक्षण के उपाय में, तो यह अल्ट्रावायलेट भी विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव क्या हैं। इससे जीन उत्परिवर्तन होते हैं, मोतियाबिंद का लूप बढ़ता है, त्वचा कैंसर की संभावनाएं बढ़ती हैं, पौधों में वृद्धि में रुकावट होती है, सनबर्न होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, पत्तियों को क्षति पहुंचना तथा आनुवंशिक दोषों का उत्पन्न होते हैं। तथा दोस्तों अगर हम उष्णकटिबंधीय वातावरण के बारे में की बात करें तो इसकी स्थिति क्या है दोस्तों। यह
भूमध्य रेखा के निकट स्थित है तथा अन्य तथ्यों में यह वर्षभर होती है तथा दोस्तों इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है तथा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्तावन का घेराव पृथ्वी के धरातल के लगभग 8% भाग तक है तथा दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है। तथा दोस्तों कुछ प्रमुख तत्व ओजोन के बारे में है, ध्यान से सुनिएगा। ओजोन परत की स्थिरता के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख गैसें हैं। इनमें प्रमुख है CFC, हेलोजन्स, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एथिलीन तथा दोस्तों हेलोन 1211, 1301 इत्यादि। तथा दोस्तों ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों के ऊपर तथा दोस्तों ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण हुआ अंटार्कटिका के ऊपर तथा दोस्तों तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल का पता लगाया गया था JW केंट मूर ने। तथा दोस्तों वियना संधि एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से तथा दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 1 जनवरी सन 1999 से तथा दोस्तों 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है ओजोन परत के संरक्षण हेतु। अगर दोस्तों मन ओजोन परत के क्षण के प्रभाव के बारे में करें तो सूर्य से पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है जिससे यह अल्ट्रावायलेट सी जो होती है वह पृथ्वी के परत पर ही रहती है जो कि अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट पृथ्वी के अंदर तक आती है जिससे त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर दोस्तों अब हम बात करें विश्व तीवन के विषय में तो यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं तथा दोस्तों इसके प्रमुख वनस्पतियां हैं। यह लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं तथा दोस्तों विश्व के लगभग 80% जैव विविधता वाले वन विश्वतीय वन कहलाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम अमेजन वर्षावन के विषय में तो इसका अन्य नाम है अमेजोनिया या अमेजन वन। यह ब्राज़ील में पाया जाता है तथा दोस्तों चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है यह तथा दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका अर्थात अमेजन बेसिन में इसकी स्थिति है तथा इसका विशेष नाम है पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के नाम से इसके विशेष नाम दिया गया है तथा दोस्तों यह पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान से सुनिएगा। हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला टेक्सास वृक्ष सूचीबद्ध है रेड डाटा बुक अर्थात यह संकटाग्रस्त है तथा दोस्तों टेक्सॉल नामक औषधि जो विशेषतः कैंसर के प्रति प्रभावी होती है प्राप्त होती है टेक्सास वृक्ष से तथा दोस्तों उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवड़ी जल में उगने वाले वन कहलाते हैं मैंग्रोव वन तथा दोस्तों सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा में तथा दोस्तों गोवा का वह द्वीप जो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है चोराव द्वीप। दोस्तों यह रहा हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र पर वीडियो का पार्ट 4। जल्दी दोस्तों हम आपके लिए आएंगे इसके पार्ट नंबर 5 भी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।